वेलकम टू कनेक्टेड क्लासरूम। मैं हूं ज़ैनुल आबिदीन, आपका फिजिक्स इंस्ट्रक्टर। प्रीवियस लेक्चर में हमने चैप्टर नंबर 5 के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को डिस्कस किया था और उसके साथ साथ हमने दो न्यूमेरिकल्स को सॉल्व किया था। आज हम जो रिमेनिंग न्यूमेरिकल्स हैं उनको सॉल्व करेंगे। हमारे पास न्यूमेरिकल नंबर 3 है। अगर आप देखें तो हाइड्रोलिक लिफ्ट जो है उसने कार को लिफ्ट किया है और उस कार का जो मैस है दैट इज़ 1000 किलोग्राम। ओके, ये मैस आ गया। व्हेन वी अप्लाई फोर्स ऑफ 50 न्यूटन ऑन स्मॉल पिस्टन, तो ये जो फोर्स हमने स्मॉल पिस्टन पे अप्लाई की है इसे हम F1 कहेंगे। एंड रेडियस ऑफ इट्स स्मॉल पिस्टन का जो रेडियस है वो R1 है। आपने लार्ज पिस्टन का रेडियस जो है वो क्या करना है, फाइंड आउट करना है। तो हम इसे देख लेते हैं। हम चलते हैं अपनी बुक की बोर्ड की तरफ और बोर्ड पे हम इसको नोट कर लेते हैं। यस, ये है न्यूमेरिकल नंबर 3 और न्यूमेरिकल नंबर 3 में जो डेटा गिवन है हमें, हम वो नोट कर लेते हैं। और वो डेटा ये है कि यस, तो डेटा में हमें जो चीज़ें गिवन हैं दैट इज़ मैस, और मैस जो है वो 1000 किलोग्राम है। ओके, तो यहाँ से आप ये बात याद रखें कि हमने ये जो मैस, ये बेसिकली कार का मैस है और ये लार्जर पिस्टन पे प्लेस की है। तो इसका मतलब है इस कार को लिफ्ट करने के लिए जो हमें फोर्स रिक्वायर्ड होगी वो एग्जैक्टली इस कार के वेट के इक्वल होगी। तो इसका मतलब है कि हम यहाँ से F2 जो है वो फाइंड आउट कर सकते हैं। और कैसे फाइंड आउट करेंगे, हम सिंपल M इंटू जी यानी कि वेट का फार्मूला अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे मैस है कितना है, 1000 इंटू 9.8। तो जब इसे सॉल्व करेंगे हम तो F2 की वैल्यू जो है वो हमारे पास ऑलमोस्ट 9800 आ जाएगी। तो ये हमारे पास आ गया F2। तो हमें F1 भी गिवन है। F1 जो है दैट इज 50 न्यूटन और इसी तरह से हमें R1 भी गिवन है एंड दैट इज 20 सेंटीमीटर। तो अगर आप इस 20 को 100 से डिवाइड करेंगे तो आपके पास मीटर में वैल्यू आ जाएगी दैट इज़ 0.2 मीटर। और हमने फाइंड क्या करना है, हमने R2 जो है उससे क्या करना है, फाइंड आउट करना है। तो हम सोल्यूशन देख लेते हैं अपना कि किस तरह से हम इसको सॉल्व करेंगे। ओके, तो हमें पता है हाइड्रोलिक लिफ्ट के फार्मूले से हमें इस बात का पता है कि P1 इज इक्वल्स टू P2। तो यहाँ से हमें इस बात का भी पता है कि P1 जो है दैट इज इक्वल्स टू F1 ओवर A1 इज इक्वल्स टू F2 ओवर A2। ऑलराइट, तो यहाँ देखें हम इसको चेंज कर सकते हैं। F1 हमारे पास है, F2 भी है और एरिया को हम चेंज कर लेते हैं। एरिया क्या हमने पढ़ा था, पाई R1 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू F2 पाई R2 का स्क्वायर। तो आप यहाँ से देख सकते हैं कि पाई से क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो पीछे क्या बच जाएगा हमारे पास, अगर आप नोट करें तो ये बच जाएगा हमारे पास F1 ओवर R1 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू F2 ओवर R2 का स्क्वायर। तो हमने फाइंड क्या करना है, हमने R2 फाइंड करना है। तो R2 यहाँ पे जो है वो क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है। अगर मैं इसको यहाँ पे लेके आता हूँ तो यहाँ पे ये मल्टीप्लाई होगा। ये R1 स्क्वायर जो है यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, अगर मैं इसको वहाँ लेके जाता हूँ तो ये मल्टीप्लाई होगा। तो मैं सिंपली इसकी जो है वो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करूँगा। कैसे करूँगा, ये देखिए, R2 स्क्वायर को मैं वहाँ ले जाऊँगा तो ये बन जाएगा R2 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू, यहाँ क्या था F2, R1 स्क्वायर यहाँ पे आके मल्टीप्लाई हो जाएगा। ऑलरेडी इसी तरह से R2 उधर चला गया तो F1 जो है वो नीचे आ जाएगा यहाँ पे इसके, यहाँ पे इस तरह से ये इक्वेशन बन जाएगी। तो R2 का स्क्वायर, F2 की वैल्यू क्या है, यस अगर आप इसको आसान कर लेते हैं, हम दोनों तरफ अंडर रूट ले लेते हैं। ये देखें, अगर हम दोनों तरफ अंडर रूट ले लें इस तरह से तो आप देख सकते हैं कि ये इक्वेशन रिड्यूस हो जाएगी कुछ इस तरह से। R2 इज इक्वल्स टू, क्योंकि अंडर रूट और स्क्वायर आपस में कैंसिल हो जाएंगे। यस, यहाँ देखें ज़रा कि F2 ओवर F1 अंडर रूट के अंदर आ जाएंगे।
R1 के ऊपर स्क्वायर था तो ये अंडर रूट से कैंसिल हो जाएगा, तो ये R1 वैसे ही आ जाएगा। तो सिंपल आप वैल्यू सब्स्टिट्यूट करें। F2 की वैल्यू क्या है, हमने यहाँ पे निकाली है 9800 डिवाइडेड बाय F1 की वैल्यू क्या है 50 इंटू, और R1 की वैल्यू क्या है हमारे पास 0.2। तो यहाँ से आप जब कैलकुलेटर की मदद से इनको सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने से आपके पास जो आंसर आएगा वो आएगा 2.8 मीटर, 2.8 मीटर। तो इसी तरह से अगर आप सेंटीमीटर में जाना चाहते हैं तो आप मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे तो ये आएगा R2 इज इक्वल्स टू 280 सेंटीमीटर। ऑल राइट, तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, ये हमारा आंसर है। फाइन, तो इस तरह से हम इस न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। ओके, आई होप सो कि आपने नोट कर लिया होगा। हम आगे मूव करते हैं नेक्स्ट न्यूमेरिकल की तरफ। ओके, न्यूमेरिकल है जी 4। इसमें वो कहता है वाटर कॉलम इन अ बीकर इज 70 सेंटीमीटर। कोई वाटर कॉलम है, उसकी हाइट जो है वो 70 मीटर है। ऑलराइट, फाइंड द प्रेशर, आपने प्रेशर जो है वो फाइंड आउट करना है। टेक डेंसिटी ऑफ वाटर 1000, डेंसिटी आपको गिवन है। तो आपको याद होगा कि इसको हम यहीं सॉल्व कर लेते हैं। डेटा देखिएगा ज़रा, डेटा में क्या कुछ गिवन है हमें एज गिवन है दैट इज़ 70 सेंटीमीटर, और अगर मैं इसे 100 से डिवाइड करूँगा तो ये क्या बनेगा 0.7 मीटर। इसी तरह से डेंसिटी गिवन है, डेंसिटी है 1000 किलोग्राम। इसी तरह से अगर आप देखें तो हमने प्रेशर जो है वो क्या करना है, फाइंड आउट करना है। अगर प्रेशर फाइंड आउट करना है तो सोल्यूशन क्या होगा इसका, आपने पढ़ा है कि किसी भी स्टैटिक लिक्विड में जो कि इनक्लोज्ड होगा उसके अंदर अगर आपने प्रेशर फाइंड करना है किसी पॉइंट पे तो उसका फार्मूला था P इज इक्वल्स टू रो जी एच। सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ रो? सो रो इज एक्चुअली 1000 ओके किलोग्राम पर मीटर क्यूब, सॉरी ये माइनस क्यूब भी आएगा यहाँ पे। ओके, इसी तरह से हमारे पास G की वैल्यू क्या होती है 9.8 एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ H 0.7। तो अगर आप इसे सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे सॉल्व करने के बाद हमारे पास जो आंसर आएगा वो आएगा 6.860 इंटू 10⁻³ पास्कल। ऑलराइट, और अगर हम चाहते हैं कि इसको किलो पास्कल में लिख लें तो हम इसको लिख सकते हैं प्रेशर इज इक्वल टू 6.86 किलो पास्कल। ठीक है, तो इस तरह से छोटा सा न्यूमेरिकल था, इसको आप इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। ऑल राइट, ओके, नेक्स्ट देखें। आई होप सो कि आपने नोट कर लिया होगा। आगे चलते हैं। न्यूमेरिकल नंबर 5 है, वो कहता है हाउ मच फोर्स, फोर्स आपने फाइंड आउट करनी है अप्लाइड ऑन एरिया। एरिया जो है वो आपके पास 20 सेंटीमीटर स्क्वायर है। अगर आप इसे मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करेंगे तो 20 इंटू 10⁻⁻⁴ मीटर स्क्वायर, और प्रेशर आपके पास कितना है 4500 पास्कल। ठीक है, क्योंकि आपको ये पता होना चाहिए, मैं बता देता हूँ कि 1 सेंटीमीटर स्क्वायर इज इक्वल्स टू 10⁻⁻⁴ मीटर स्क्वायर। तो इस तरह से आप इजीली कन्वर्जन कर सकते हैं। ओके, सो डेटा हमारे पास क्या होगा, एरिया जो है उसको मैं कन्वर्टेड फॉर्म में लिखूँगा -4 मीटर स्क्वायर। इस तरह से प्रेशर क्या है 4500 पास्कल। इसी तरह से आपने फाइंड क्या करना है, आपने फोर्स फाइंड करनी है। तो आपको पता है कि प्रेशर इज इक्वल्स टू फोर्स पर यूनिट एरिया। व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ फोर्स? यस, फोर्स हमने फाइंड करनी है, तो एरिया आप इधर लेके जाएंगे तो ये हो जाएगा पी ए इज इक्वल्स टू एफ। तो मैं इसको लिख सकता हूँ एफ इज इक्वल्स टू पी इंटू ए। तो व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ पी 4500 इंटू व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ एरिया 20 इंटू 10⁻⁻⁴। अब आप जब इसको सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर जो है वो किस में आएगा, न्यूटन में। तो इसको सॉल्व करने के बाद जो हमारे पास आंसर आता है दैट इज़ 9 न्यूटन। ऑलराइट, तो इस तरह से आप न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं। सिंपल फार्मूले हमने यूज़ किए हैं।
हाइड्रोलिक लिफ्ट का फार्मूला यूज़ किया है, प्रेशर इन अ लिक्विड हमने उसका फार्मूला यूज़ किया है, और सिंपल प्रेशर का फार्मूला यूज़ किया। तो अगर आपको ये 3 से 4 फार्मूलाज आते हैं तो आप इजीली जो है वो क्या कर सकते हैं, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट देखिए, यहाँ तक हमारे न्यूमेरिकल्स कंक्लूड हो गए हैं। अब हम चलते हैं शॉर्ट क्वेश्चंस की तरफ। यस, यहाँ देखें सर, तो शॉर्ट क्वेश्चन पहला है, while walking on a trampoline do you feel more pressure when you stand still or jump up and down? Why does pressure change with movement? Yes, ट्रैम्पोलिन आपको याद होगा कि सिंपल जंपिंग वाला झूला होता है जिसपे एक फैब्रिक होता है, इलास्टिक फैब्रिक, आप उस पर जंप करते हैं। तो याद रखिएगा कि लेट से कि ये आपके पास ट्रैम्पोलिन है और आप जो हैं, ये देखिए, आप जो हैं वो इस पर खड़े हैं इस तरह। जब आप सिंपल खड़े हैं तो आप जो फोर्स एक्सर्ट कर रहे हैं डाउनवर्ड, दैट इज mg। तो आपको पता है कि प्रेशर इज इक्वल्स टू mg फोर्स ओवर एरिया। ऑल राइट, ओके। अगर आप जंप कर रहे हैं, इस कंडीशन में कह रहा हूँ जंप कर रहे हैं, तो दो फोर्सेस आप एक्सर्ट कर रहे हैं। एक तो आप ना वेट एक्सर्ट कर रहे हैं और दूसरा आप जो जंपिंग की वजह से आपकी फोर्स बन रही है वो आप क्या कर रहे हैं, एक्सर्ट करें। तो प्रेशर का फार्मूला बनेगा mg प्लस F ओवर A। तो यहाँ देखें, यहाँ पे फोर्स जो है, इस केस में फोर्स ज़्यादा है और इस केस में फोर्स कम है। तो यही वजह है कि जब आप ट्रैम्पोलिन पे जंप करते हैं, जंप करने से आप एक एक्सटर्नल फोर्स भी अप्लाई करते हैं और उस फोर्स की वजह से आपका प्रेशर ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू स्टैंडिंग स्टिल। ऑल राइट, आगे चलो। नेक्स्ट कहता है कि हाउ डज द शेप ऑफ थंब पिन हेल्प इट पेनिट्रेट सरफेसेस इक्वली। तो अगर आपको याद हो तो थंब पिन जो है बैक साइड से उसका एरिया बहुत ज़्यादा होता है और आगे बिल्कुल इस तरह की एक शेप होती है, पॉइंटी शेप होती है। अब ये जो पॉइंटी शेप है, हमें पता है प्रेशर इज इक्वल्स टू फोर्स पर यूनिट एरिया। अब यहाँ से तो आप इजीली जो है वो क्या कर रहे हैं, थंब से प्रेस कर रहे हैं। यहाँ पे एरिया ज़्यादा है, देखिएगा फोर्स पर यूनिट एरिया, इस चीज़ को समझिएगा सर। यहाँ पे एरिया ज़्यादा है इसके जो कैप के ऊपर, तो आपको कम जो है वो प्रेशर अप्लाई करना पड़ रहा है, यानी कि कम फोर्स अप्लाई करनी पड़ रही है। और यही जब प्रेशर आगे ट्रांसफ़र होगा तो इसका जो एरिया है वो कम है, इसका एरिया कम होने की वजह से आप ज़्यादा प्रेशर जो है वो एक्सर्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपने नॉमिनल फोर्स लगाई और जो पॉइंटी एरिया वहाँ पे बहुत ज़्यादा फोर्स लगी है। सो इस वजह से थंब पिन जो है वो इजीली क्या करती हैं, कार्डबोर्ड्स को पेनिट्रेट कर जाती हैं। यस, आगे देखें, इफ़ यू ब्लो अप अ बलून एंड देन टाई इट क्लोज, व्हाई डज इट स्टे इन्फ्लेटेड इवन दो यू स्टॉप ब्लोइंग। फर्स्ट करें कि आपने बलून को ब्लो किया इस तरह से, ओके, होगा क्या कि जो अंदर की हवा है वो सरफेस के ऊपर इस तरह से फोर्स अप्लाई करेगी और फोर्स बिल्कुल क्या होगी, परपेंडिकुलर। याद रखिएगा कि बैलून के ऊपर एटमॉस्फेरिक प्रेशर एक्ट कर रहा होता है। तो जब आप एटमॉस्फेरिक प्रेशर से ज़्यादा प्रेशर के साथ हवा ब्लो करते हैं बैलून के अंदर, तब वो इन्फ्लेट होता है। तो इसको टाई करने से अंदर वाली गैस जो है वो कंप्रेस हो जाएगी। कंप्रेस हो जाएगी तो गैस क्या करती है, वॉल्स के ऊपर प्रेशर एक्सर्ट करती है, जिसकी वजह से आपका बैलून जो है वो इन्फ्लेटेड रहेगा। ऑल राइट, यस, ये बिल्कुल उससे मिलता जुलता है। वाई एन इनर एयर टाइट लेयर ऑफ स्पेस टू डिजाइन टू मेंटेन अ कांस्टेंट प्रेशर अराउंड द एस्ट्रोनॉट। अब आपको पता है कि स्पेस में जब हम जाते हैं तो वहाँ पे एटमॉस्फेयर मौजूद नहीं है। तो एटमॉस्फेयर अगर मौजूद नहीं है तो हमारी बॉडी पे लगने वाला जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वहाँ पे नहीं होगा। तो अगर हम वहाँ पे स्पेस सूट पहनकर नहीं जाते तो क्या होगा कि हमारी बॉडी का इंटरनल प्रेशर जो है वो ज़्यादा होगा और हमारी बॉडी में स्वेलिंग प्रोड्यूस हो जाएगी। और अगर हम स्पेस सूट पहन के जाते हैं तो वो एयर टाइट होता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि हमें एक आर्टिफिशियल एटमॉस्फेरिक प्रेशर उस सूट के अंदर मिल रहा होता है, जिसकी वजह से हमारी बॉडी जो है वहाँ पे नॉर्मल बिहेव करती है। सो दैट इज अ डिफरेंस। ओके, इफ अ लिक्विड हैज डेंसिटी ट्वाइस द डेंसिटी ऑफ मर्करी, वो कहता है कि हमारे पास एक लिक्विड है, उसकी डेंसिटी जो है वो मर्करी से ट्वाइस है, व्हाट विल बी द हाइट ऑफ लिक्विड। आपको याद होगा कि जो हमने बैरोमीटर बनाया था उसमें जो हाइट थी दैट वाज 76 सेंटीमीटर या 760 मिलीमीटर। तो आपको प्रेशर का फार्मूला पता है, दैट इज रो जी एच। अब अगर आप नोटिस करें यहाँ पे तो ये जी कांस्टेंट है।
अगर ये जी कांस्टेंट है तो हम लिख सकते हैं P इज प्रोपोर्शनल टू रो इनटू एच। तो वो कहता है कि आप अगर डेंसिटी को ट्वाइस करें, यस नोट करिएगा कि अगर आप डेंसिटी को ट्वाइस करते हैं तो आपको हाइट को हाफ करना पड़ेगा, तब भी ये प्रोडक्ट जो है वो क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। क्योंकि आपने डेंसिटी को ट्वाइस किया तो हाइट पहले से उस लेवल तक नहीं पहुंचेगा लिक्विड, बल्कि उसकी हाफ हाइट पे रहेगा। तो सिंपल आप 76 को क्या करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे, 76 को 2 से डिवाइड करेंगे 38 सेंटीमीटर। तो इसका मतलब है कि अगर आप कोई ऐसा लिक्विड यूज़ करेंगे जिसकी डेंसिटी मरकरी से ट्वाइस है, तो जो लेवल होगा जहाँ पे आपको 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वैल्यू मिलेगी वो 38 सेंटीमीटर होगा, आप 76 सेंटीमीटर नहीं होगा। नेक्स्ट देखें, यस ये बहुत सिंपल सा आंसर है। वाई वुडंट बी एबल टू सिप वाटर विद अ स्ट्रॉ ऑन द मून। इसकी सिंपल सी एक्सप्लेनेशन है, हमने जब स्ट्रॉ की एग्जांपल पढ़ी थी तो हमने वहाँ पे बताया था कि अगर ये हमारे पास ग्लास है और ये हमारे पास स्ट्रॉ है, तो जो हमारे पास प्रेशर है इस तरह से एटमॉस्फेरिक प्रेशर एक्ट करता है, तब ये फ्लूइड जो है वो ऊपर की तरफ मूव करता है। लेकिन मून के ऊपर किसी किस्म का एटमॉस्फेरिक प्रेशर मौजूद नहीं है, इस वजह से वहाँ पे आप स्ट्रॉ की मदद से पानी नहीं पी सकते। ठीक है, ओके ओके। हाउ आर वी एबल टू ब्रेक अ मेटल वायर बाय बेंडिंग इट रिपीटेडली। जब आप मेटल को बेंड करते हैं, मेटल को बंद, आपने अक्सर देखा होगा कि अगर हमने कोई हमारे पास वायर है, उसमें जो कॉपर वायर इनसाइड होती है इंसुलेशन के अलावा, अगर आपने उसको तोड़ना है, उसको ब्रेक करना, तो आप उसको ट्विस्ट करते हैं। ट्विस्ट करने से क्या होता है कि ट्विस्ट करने से ये होता है कि उसके ऊपर एक स्ट्रेस अप्लाई होती है। तो स्ट्रेस आप अप्लाई करते जाते हैं, उसमें स्ट्रेन यानी कि डीफॉर्मेशन प्रोड्यूस होती रहती है, और एक वक्त ऐसा आता है कि वो अपनी मैक्सिमम पॉइंट तक पहुंच जाते हैं, जिसे हम ब्रेकिंग पॉइंट कहते हैं। और जैसे ही हम ब्रेकिंग पॉइंट पे जाके मजीद स्ट्रेस अप्लाई करते हैं तो मेटल वायर जो है वो क्या हो जाती है, टूट जाती है। यही चीज़ें हमने पढ़ी थी रॉकवेल हार्डनेस टेस्टिंग मशीन के अंदर, जिसमें हम मटेरियल की हार्डनेस टेस्ट करते हैं, जहाँ पे हमने प्रोपोर्शनल लिमिट, यील्ड स्ट्रेंथ, इलास्टिक लिमिट, अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ, एंड फिफ्थ वन वाज द लास्ट, दैट वाज ब्रेकिंग पॉइंट, हमने डिस्कस किया था। ओके 8 है, अगर आप स्प्रिंग को, एक स्प्रिंग कांस्टेंट है, उसको आपने मास m के साथ लोड किया है, बट लेट्स से सिचुएशन ये है कि ये एक स्प्रिंग है, इसके साथ अपने मास m हैंग किया, इसका स्प्रिंग कांस्टेंट k है। अब वो आपसे कहता है कि अगर हम ये स्प्रिंग को हाफ कट कर दें, अब ये स्प्रिंग हाफ हो चुका है, अब मैं इसको मज़ीद उसी m के साथ हैंग करूँगा हाफ स्प्रिंग को। ये देखिए ज़रा, F इज इक्वल्स टू के एक्स, हमें K चाहिए, तो K किसके इक्वल होगा, F ओवर X। अगर हमने स्प्रिंग की लेंथ को हाफ किया है तो टोटल लेंथ अगर X थी तो ये क्या होगा, x/2। तो सिंपल मैं क्या करूँगा कि यहाँ पे x/2 पुट करूँगा, F ओवर x/2। तो x/2 पुट किया मैंने, तो ये 2 ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा 2F ओवर x। तो K जो है यानी इसे K प्राइम कह लें आप बेशक, K प्राइम जो है वो 2 टाइम्स ऑफ K आ जाएगा। मतलब कि K जो है वो हमारा पहले से क्या हो जाएगा, ट्वाइस हो जाएगा। मतलब उसकी स्टिफनेस जो है वो पहले से डबल हो जाएगी। ठीक है, ओके नेक्स्ट मूव करते हैं। Why do static fluids always exert a force perpendicular to the surface? ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि मैंने आपको बताया था कि जो प्रेशर का फार्मूले में जो फोर्स होती है वो परपेंडिकुलर एक्ट करती है। अगर वो परपेंडिकुलर एक्ट नहीं करेगी, मीन्स टू से, आप इसको ऐसे समझ सकते हैं कि ये सरफेस है और फोर्स हमेशा परपेंडिकुलर एक्ट करती है, लेकिन अगर वो किसी एंगल पे एक्ट करेगी तो यहाँ पे जो फ्लूइड की लेयर मौजूद होगी, ये फ्लूइड की लेयर को क्या करेगी, मूव करवाना शुरू कर देगी। जब अगर फोर्स किसी एंगल पे लगेगी तो ये जब मूव करवाएगी, तो मूव करवाने की वजह से क्या होगा कि फ्लूइड अब स्टैटिक नहीं रहेगा, फ्लूइड अब डायनामिक फ्लूइड बन जाएगा। जब डायनामिक फ्लूइड बन जाएगा तो फिर जो हमने शुरू में अजम्पशन ली थी फार्मूला ड्राइव करते हुए कि ये वाला फ्लूइड जो है वो रेस्ट पे है, जब वो अजम्पशन ही खत्म हो जाएगी तो ये फिर फार्मूला भी विथस्टैंड नहीं कर सकेगा। इस वजह से, उस अजम्पशन की वजह से हमें ये पता चलता है कि इस फोर्स का परपेंडिकुलर होना ज़रूरी है।
और ये परपेंडिकुलर होगी तो फ्लूइड जो है वो रेस्ट में रहेगा। ऑल राइट, ओके। यहाँ देखें, हाउ कैन अ स्मॉल कार लिफ्टर लिफ्ट अ लोड हैवियर देन इटसेल्फ। तो आपको पता है फोर्स मल्टीप्लायर का फार्मूला आपने पढ़ा था, F2A2/A1 इंटू F1। तो इससे क्या होता है कि पास्कल्स लॉ ये कहता है कि जो लिफ्टर होता है उसमें ये होता है कि फोर्स मल्टीप्लाई होती है, और क्यों होती है? पास्कल्स प्रिंसिपल की वजह से। हमने ये सारा फार्मूला ड्राइव किया था पास्कल प्रिंसिपल्स को लेके। तो इस वजह से F2 जो है वो कुछ गुना F1 से जो है वो ज़्यादा होती है। तो इस वजह से हाइड्रोलिक लिफ्ट जो है वो इजीली क्या कर सकता है कि अपने से ज़्यादा हैवियर ऑब्जेक्ट्स को लिफ्ट अप कर सकता है। तो यहाँ तक हमने शॉर्ट क्वेश्चंस को डिस्कस किया और हमने रिमेनिंग न्यूमेरिकल्स जो हैं उनको डिस्कस कर लिया है। आई होप सो कि आपने अंडरस्टैंड किया। अगर आपकी क्वेरीज हैं तो आप पूछ सकते हैं, लाइव सेशन में ही पूछ सकते हैं और यूट्यूब पे कमेंट सेक्शन में ही पोस्ट कर सकते हैं। सो दिस इज़ ऑल फ्रॉम माई साइड। दिस इज़ ज़ैनुल आबिदीन साइनिंग ऑफ।